नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया कई तरह के युद्ध में है या कई युद्धों में है, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे अधिक है वो है अमेरिका, इज़राइल और ईरान। कारण ये है कि इस युद्ध में दुनिया का हर देश परेशान है, उसके सामने संकट है, डीज़ल का, पेट्रोल का, गैस का, महँगाई का, सप्लाई चेन का और इसलिए सबकी नज़र इस पर है कि आखिर ये कब तक चलेगा। ताज़ा जो बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ये है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ को साफ कराने के हमारे फैसले को और हमारी सेना के प्रयास को रोकने की कोशिश की तो दुनिया के नक्शे से हम ईरान को मिटा देंगे। इस तरह के बहुत सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप के आपने पिछले 2 महीनों में सुने होंगे। लेकिन जब भी डिफेंस का मामला हो, वॉर का मामला है, तो इस देश में एक आवाज़ है जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। क्योंकि यह जो रणनीति होती है हमले की, डिफेंस की, उसके माहिर लोगों में आपकी गिनती सबसे पहले की जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ जीडी बख्शी साहब की। सर आपका तो बहुत बहुत स्वागत पहले। थैंक यू। अभी सर जो ईरान और अमेरिका की जंग है, एक बहुत बड़ा ताकतवर देश दुनिया का, एक ऐसा देश जिसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। युद्ध से पहले कहा जाता है कि कुछ घंटों के भीतर, कुछ दिन के भीतर जो है 48 घंटों में रगड़ देंगे। अब लगभग 2 महीने हो गए हैं। ईरान को कैसे देखते हैं और अमेरिका की जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, एट द आउटसेट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध है 21वीं सदी का एक निर्णायक युद्ध गिना जाएगा। डिसाइसिव सेमिनल वॉर ऑफ द 21st सेंचुरी। कैसे ये युद्ध फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी बुलिंग से दुनिया को वापस धकेलेंगे टूवर्ड्स यूनिपोलैरिटी या फिर जो कि मल्टीपोलैरिटी, ध्रुवीकरण, जो कि अलग अलग ध्रुव दुनिया में उभर कर आ रहे हैं, पावर सेंटर्स जिसमें कि रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, आपका ब्राज़ील, आपका साउथ अफ्रीका वगैरह, ये सब जो देश हैं ये राइवल पावर सेंटर्स उभर कर आ रहे हैं। तो क्या दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी या यूनिपोलैरिटी की तरफ वापस? याद रहे पहले बाइपोलर दुनिया होती थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। 1990 में सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए इकोनॉमिक वॉरफेयर से, वो किस्सा फिर कभी, लेकिन 15 टुकड़े हो गए और अमेरिका सोल सुपर पावर के रूप में उभर कर आ गया। 1990 से लेकर तकरीबन आप 2017 तक आप समझ लीजिए अमेरिका जो है यूनिपोलर पावर पोजीशन में रहा है जी। 2010 तक, 2017 तक। उसके बाद मल्टीपोलैरिटी आ गई। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनका प्रयास था कि अमेरिका की सैन्य शक्ति को बढ़ाओ और उसके चलते हम जो है वापस यूनिपोलर पावर की तरफ, सुपर पावर, सोल सुपर पावर अमेरिका, दुनिया हमारे हुक्म पे चलेगी और दुनिया मेरे हुक्मों पे चलेगी। उन्होंने देखिए वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। अफसोस की बात यह कि हालांकि वेनेजुएला लड़ सकता था, हमें उम्मीद थी कि लड़ेगा, अच्छी लड़ाई देगा, लेकिन वहां CIA ने घूस खिलाई। वाइस प्रेसिडेंट से लेकर जो आखिरी बटालियन कमांडर तक को घूस खिलाई और वो लोग लड़े ही नहीं। जिस दिन वक्त आया लड़ाई का, वो लड़ने से साफ इनकार कर दिया और ये इनके स्पेशल फोर्सेस आए और मादुरो बेचारे को और उसकी पत्नी को कैदी बना के, बंदी बना के ले गए और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तमाशा बना दिया अपना और थर्ड वर्ल्ड का। उसके बाद तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे चढ़ गया कि मैं गोरिल्ला है, जंगल का बादशाह, ये वो, और मैं तो जिस देश को चाहे थर्ड वर्ल्ड के अश्वेत लोगों को मैं रगड़ दूंगा। अब मैं अगला हमला ईरान पे करूंगा और 48 घंटे में मसल दूंगा ईरान को। उन्होंने एक बड़ी भारी भूल करी ये सोचने की कि ईरान और वेनेजुएला एक ही है। बहुत जमीन आसमान का फर्क उनको अभी तक पता चल गया, दांत खट्टे हो गए। लेकिन
उस वक्त वो क्या धमकियां दे रहे थे, मैं ईरान पे कब्जा करूंगा क्योंकि ईरान के पास तेल है, मैंने वेनेजुएला पे कब्जा किया क्योंकि उसका तेल है, मुझे चाहिए मैं ले लूंगा, ईरान के पास तेल है, मुझे चाहिए मैं ले लूंगा, ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ है, मुझे चाहिए मैं ले लूंगा, कनाडा के पास यूरेनियम और ऑयल है, मुझे चाहिए मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा। तो ये कहाँ रुकेगा साहब ये मामला? अगला वो भारत पे कब्जा करेंगे, कहाँ पे कब्जा करें, कहाँ कहाँ कब्जा करेंगे? क्या वो उपनिवेश काल, कॉलोनियलिज्म का युग फिर दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि अमेरिका कॉलोनीज बनाएगा? आजाद देश तो खत्म, देशों की आजादी धुएं में गई, ठीक है, जो वो चाहेगा वो होगा, ठीक है, नाम के आप आजाद हैं लेकिन तेल आपने कहां से खरीदना है अमेरिका तय करेगा। ईरान से हम तेल लेते थे क्योंकि ईरान सबसे नजदीक है, सस्ता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट थे, ईरान पे सैंक्शन तुम नहीं लोगे, और हमारी पिछली सरकार ने दुम हिलाई ऐसे, हाँ जी हम नहीं लेंगे। फिर हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, तुम रूस से तेल नहीं लोगे तो क्या करें, अपनी अपनी कारों में पानी डालें, ट्रकों में पानी डालें? नहीं चलते पानी से ट्रक साहब, हमको तेल चाहिए, हमको ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, डीजल चाहिए, और जहां सबसे सस्ता है वहां से लेंगे। नहीं मेरे से लोगे, अबे तेरे बाप का राज है, 5 गुना ज्यादा तू बेच रहा है, तू तो मुनाफाखोरी करेगा, हमारी इकोनॉमी की तबाही कर देगा, लेकिन हम तबाह हो जाएं तेरे को खुश करने के लिए? नहीं, ये कौन सी बादशाहत है साहब? वेरी सिंपल, ये कौन सी बादशाहत है? और ये 21वीं सदी है साहब, 17वीं 18वीं सदी नहीं है, जबकि कभी पुर्तगाली, कभी डच, कभी अंग्रेज आके दुनिया भर में राज कर रहे थे कि रानी झांसी का शासन कुशासन कर रही है, हम उसको हड़प लेंगे, हम उसको हड़प लेंगे। क्या बकवास है यार, बहुत हो गया, 250 साल की गुलामी सहली हमने, काफी नहीं है? लेकिन यहाँ पे इस देश में एक तबका है साहब कि अमेरिका चढ़ता सूरज है, डोनाल्ड ट्रंप उभरती ताकत है, चढ़ते सूरज को सलाम करो, साष्टांग दंडवत कर दो, जो वो कहता है कर लो, नहीं तो मारेगा। क्या मारेगा? क्या क्या बकवास करते हो यार? भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गया था। ये तो ईरान के युद्ध जो छेड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचा। सर मैं भारत पर इसके असर पर आऊँगा, लेकिन इस बार के इस युद्ध ने ये बताया कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, आपकी इन्फेंट्री का इस्तेमाल नहीं, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, लेकिन ड्रोन और मिसाइल्स, इस पर ईरान ने इतना काम किया है कि अमेरिका को उसने नाकबदम कर दिया है। इस युद्ध ने क्या लड़ने की जो पारंपरिक रणनीति स्ट्रैटेजी रही है उसमें बहुत बदलाव करने और नए से सोचने पर लोगों को मजबूर किया है? देखिए, ऐसा था कि इस युद्ध के पहले यूक्रेन में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके पहले अजरबैजान में युद्ध हुआ था, अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध था, जिसमें ड्रोन्स की ताकत पहली बार दिखाई गई, और उन्होंने टैंकों को उड़ा दिया, तोपों को उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, और एक नई एसिमेट्री उभर कर आई कि देखिए साहब, एक जो ड्रोन है कीमत है $20,000, उसको ठोकने के लिए अमेरिका को क्या फायर करना पड़ रहा है? अपने थार्ड या पेट्रियट। थार्ड की कीमत पर शॉट, पर मिसाइल है $4 मिलियन, $4 मिलियन, ठीक है साहब, और जो पेट्रियट की कीमत $1.5 से $2 मिलियन। हर एक ड्रोन को ठोकने के लिए 2 मिसाइल फायर करने पड़ते हैं, ठीक है साहब। अगर मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है और आपने उसके लिए 2 थर्ड मिसाइल फायर किए, तो $8 मिलियन आपने खर्चे किए, उसके $40,000। ये एसिमेट्री आप समझ रहे हैं? ये क्रिएटेड ए रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, हम इसको बोलते हैं RMA, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। एक क्रांति पैदा कर दी। फिर हमने इसको लड़ाई में देखा इस्तेमाल यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में, जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। पहले शुरू किया था यूक्रेन ने, वो तुर्की के ड्रोन बरख्तियार और इजराइल के ड्रोन वगैरह इस्तेमाल करने शुरू किए थे इनके टैंकों के खिलाफ, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूसी सीखने में बहुत तेज हैं लड़ाई के मैदान। आज कल आप जानते हैं कि दोनों फौज मिलियन से ऊपर
करोड़ के ऊपर ड्रोन्स इस्तेमाल हो गए वहां की साइड से, और आधे करोड़ ये लोग चला रहे हैं। हर मतलब सेक्शन जो होती है ना, जिसमें 10 आदमी होते हैं, उनके पास एक ड्रोन, और वो ड्रोन से उठा के अपने बॉम्ब लगाते हैं, फिट करते हैं, और कहीं भी हमला करना। टैंकों का चलना मुश्किल हो गया है। ये जो ईरान इजराइल का युद्ध है, जो हिजबुल्लाह पे हमला किया, ईरान ने 5 डिवीजन लगा दी। डिवीजन में कोई 20,000 बंदे होते हैं, 5 डिवीजन लगा दी लेबनान पे चढ़ाई करने के लिए। मेरकावा टैंक वर्ल्ड का 70 टन का टैंक है, उसको उड़ा रहे हैं $20,000 के ड्रोन। ठीक है साहब, $20,000 कहाँ, और कितने मिलियन, 5-6 मिलियन का एक टैंक, उनके धुएं उड़ा दिए। और वो ड्रोन जो है, अब वो टैंकों में वो ट्रॉफी उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया कि भाई जब कोई ड्रोन आ रहा होता है, जब कोई रॉकेट आ रहा होता है, तो वो उसको रेडार से पकड़ लेता है और छोटा प्रोजेक्टाइल फायर कर, ताकि वो फट जाए। तो उसका तोड़ क्या निकाला है? स्वार्म अटैक, स्वार्म ड्रोन, झुंड में भेजो, कि मतलब एक ऐसा आ रहा है तो आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आप 2 को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आप 3 को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ से झुंड आ रहा है, जैसे कि पक्षियों का झुंड आता है ना, बर्ड स्वार्म ड्रोन स्वार्म, तो आप कितनी दिशा में देखेंगे, कितनी दिशा में ठोकेंगे। आप 2, 3, 4 को रोक लें, जो बाकी 50 हैं वो तो चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। उनमें से 3, 4, 4, 5, 6 क्या 10 तो आपको ठोक देंगे और आपका टैंक ध्वस्त। तो बुरे हाल हो गए हैं। और एक तो है ड्रोन रेवोल्यूशन, दूसरी है मिसाइल रेवोल्यूशन। मिसाइल रेवोल्यूशन भी नई है, ठीक है। उसका असर मैदान जंग में हम आज देख रहे हैं। जब याद होगा 1998 में पहली बार सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया था इराक में अमेरिका की फौजों ने, तो उस वक्त उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसकी एयरफोर्स नहीं थी, उतनी सशक्त नहीं थी जितनी अमेरिका की एयरफोर्स ने विध्वंस कर दिया। 48 दिन एयर ऑफेंसिव किया। पहले तो अमेरिका इराक की एयरफोर्स का नाश किया। जब एयरफोर्स ख़त्म हो गई तो पूरी आसमान खुला था। वो जाके 48 दिन बॉम्बिंग करी कमज़ोर करने के लिए, और फिर जाके ग्राउंड अटैक किया। ठीक है। उस वक़्त सद्दाम हुसैन के पास बड़े पुराने किस्म के स्कड मिसाइल थे रूसी, उसने उनसे पलटवार शुरू किया। तो चीन ने ये देखा कि साहब हमारी एयरफोर्स भी इतनी ताकतवर नहीं है जितनी अमेरिकन एयरफोर्स है, और हम अगर लड़ाई होगी तो जैसे इराक पिट गया हम भी पिट सकते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त देखा कि ईरान का तोड़ क्या था। उन्होंने कहा कि उसका पलटवार का एक ही जरिया था मिसाइल, स्कड मिसाइल, और उसने फिर अपने मिसाइल बनाने शुरू किए। और यहाँ तक आज चीन के पास सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है दुनिया के अंदर, कोई 4-5 हज़ार से ज़्यादा उसके पास मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। और उसने देखा कि अमेरिका का जो युद्ध शैली है वो क्या है कि जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेजता है। 1 लाख टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 70 फाइटर जहाज होते हैं। 70 जी, समझ गए। वो तो कई देशों की एयरफोर्स पूरी 70 जहाज की नहीं है। वो 70 जहाज एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे होते हैं, और जहां वो जाता है वो दबदबा 300-400 किलोमीटर वो छा जाता है। पूरा एयर स्पेस उसका होता है, कहीं भी बमबारी कर सकता है। तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास, भारत के पास 2 है। ठीक है। जनरल बख्शी जो कह रहे हैं इसको आप समझिएगा, आम आदमी की भाषा में आप कह रहे हैं कि $20,000 का एक ड्रोन जो है मारने के लिए अमेरिका को $4 लाख से लेकर के $8 लाख तक की मिसाइल लगानी पड़ती हैं। सस्ता जुगाड़ करोड़ मिलियन डॉलर्स। तो सस्ता जुगाड़ जो है वो जंग में अब आपकी रणनीति को बदल रहा है। वो ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए आप दूर तक मार सकते हैं। ड्रोन के ज़रिए आप कह रहे हैं कि जैसे कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है
उस डिफेंस सिस्टम से लेकर के उनके टैंक्स तक सबको वो तबाह करता हुआ जा रहा है। इसलिए अमेरिका अब लगातार अपने आप को पीछे रखे हुए अचानक हमला करने के लिए बढ़ नहीं रहा है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब सर मैं हिंदुस्तान की तरफ आ रहा हूँ, मैं चलूँगा उधर। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर का साल पूरा होने जा रहा है। हाँ। हमने एक छोटी लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ी। यह ईरान और अमेरिका का युद्ध है और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को नए सिरे से अपनी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा काम है कि हम युद्धों को देखें। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ था पिछले साल मई के महीने में, तो कोई जून जुलाई में मैंने ये अध्ययन करके ये किताब निकाली थी ऑपरेशन सिंदूर पे। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को जाहिर किया कि हम मिसाइल और ड्रोन रेवोल्यूशन को समझ चुके हैं और उसे जो है हमने अमली जामा पहनाया है अपने देश की फौजों में। मैं खासतर क्रेडिट देना चाहूँगा जनरल नारवाने साहब को, जो कि उस वक़्त आर्मी चीफ थे। और वो ड्रोन रेवोल्यूशन जहाँ अज़रबैजान में पंगा हुआ पहला और फिर यूक्रेन में हमने ड्रोन्स का कहर देखा, हमने कहा भैया ड्रोन्स तो इज़ द फ्यूचर, सो डोंट फाइट इन द पास्ट। ज़्यादातर फौजें तैयारी करती हैं पिछले लड़ाई को लड़ने की दोबारा, और उसमें गलती खाती हैं। लेकिन जो फॉरवर्ड लुकिंग फौजें होती हैं वो पास्ट में क्या हुआ उससे सबक सीख लेती हैं, लेकिन आगे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी वो उसको हासिल करने की कोशिश करती हैं। तो तब से हमने ड्रोन्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। पहले हमने इजराइल के बहुत सारे ड्रोन्स खरीदे थे। एक तो हैं हीरॉन ड्रोन्स, फिर हार्पी ड्रोन्स, और फिर और भी कई सारे ड्रोन्स हैं जो हमने इजराइल जो है, इजराइल नॉट ईरान, इजराइल के हीरॉन लिया था, हीरॉन ड्रोन्स और हार्पी ड्रोन्स वगैरह ये हमने पहले लिए थे। और इनका काफ़ी बाखूबी इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, ज़्यादातर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कैमरे फिट करके इनके अंदर हमने शुरू किया। फिर ड्रोन्स को वेपनाइज कर दिया गया कि उसमें तो साहब मिसाइल फिट कर दिए हैं, उनमें बॉम्ब फिट करो, कामाकाजी ड्रोन्स जो कि अपने आप को जाके फोड़ लेते हैं बॉम्ब के साथ, ठीक है, बॉम्बर्स की तरह। और एक ड्रोन जाता है लेकिन क्या नुकसान, टैंक उड़ जाता है। जैसे मैंने बताया 10-20 हज़ार डॉलर का ड्रोन और करोड़ों रुपए का टैंक, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का टैंक पड़ जाता है साहब, वो उड़ जाता है। सो ये हमने उस वक्त नारवाने साहब ने ड्रोन्स का इंट्रोडक्शन कराया बड़े पैमाने पर भारत की फौज में। जो टैक्टिकल रेवोल्यूशन करी है, देखिए ड्रोन 3 क्लास के होते हैं। हैवी ड्रोन्स यानी हाई एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं लॉन्ग एंड्योरेंस, हेल, फिर मिडिल एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई मीडियम टैक्टिकल, छोटे ड्रोन। जो रेवोल्यूशन हुई है वो हाई और मीडियम में नहीं हुई, छोटे वाले टैक्टिकल ड्रोन्स में हुई है, जो इतने बड़े जो हाथ से उठा के खिलौने जैसे फेंक दिए जाते, ठीक है। उनका दाम बहुत कम, प्लास्टिक के बने होते हैं, स्टील भी नहीं होता, एल्युमिनियम भी नहीं होता, या लकड़ी के बने होते हैं, तो उनको रडार से डिटेक्ट करना असंभव। और फिर भी अगर आप उसमें गाइडेंस सिस्टम लगा दें, जीपीएस, या जो हमारा नाविक गाइडेंस सिस्टम हमारा अपना है, जो अपना है, जिसे अमेरिकन जैम नहीं कर सकते, चीन का अपना है बिदियाओ, जो ईरान है वो बिदियाओ सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। पहली की लड़ाइयों में वो अमेरिका का जीपीएस इस्तेमाल करता था और अमेरिकन जीपीएस को जैम कर देते थे, उस इलाके के ऊपर जीपीएस खत्म। उनके सैटेलाइट है ना साहब, वो कंट्रोल करते थे। अब चीन के सैटेलाइट हैं साहब, उसको आप ना जैम कर सकते हो ना वो कर सकते हो, और एक्यूरेसी 1 मीटर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बाखूबी इस्तेमाल किया मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल्स का, जिसमें कि ब्रह्मोस जो कि रूस के साथ मिलके हमने बनाया, हमारे देश में बनता है। सुपरसोनिक मिसाइल आवाज की ध्वनि से 3 गुना ज्यादा स्पीड पे जाता है, मतलब स्पीड ही इतनी है कि वो काइनेटिक एनर्जी से ही पेनिट्रेट कर जाता है टारगेट के ऊपर और ध्वस्त कर देता है, ईंट से ईंट बजा देता है टारगेट की। तो हमने ये जो है बखूबी इस्तेमाल किया अपने क्रूज मिसाइल्स का,
और फिर हमने जो रफाल जहाज खरीदे हैं उसके साथ स्पाइस क्रूज मिसाइल आए हैं 400-500 किलोमीटर की रेंज का। यानी हमारे जहाज को पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं, अपने बॉर्डर में इस साइड रह के वो फायर करके 200-300 किलोमीटर अंदर जो भी टारगेट है उसकी ईंट से ईंट बजा सकता है। और हमने देखिए साहब, जब पाकिस्तान को पहले तो हमने ठोका उसके 9 टेरर कैंप्स, शामिल भावलपुर का जो टेररिस्ट कैंप था जैश ए मोहम्मद का, लश्कर सुभान अल्लाह महल थे। उसामा बिन लादेन ने कई मिलियन डॉलर दिए थे ये महल खड़े करने के लिए, ईंट से ईंट बजा दी, मिलिया मेट कर दिया, निस्तना भूत। कहाँ से? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। हमारे सुखाई जहाज गए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किए, उनके डोम शोम जो थे ना ऊपर, उनके थ्रू जाके मालूम था कि ये तीसरी चौथी मंजिल में ये छुपे हुए हैं टेररिस्ट, तो वो बॉम्ब को सेट किया कि वो पेनिट्रेट करेगा छत को, तीसरी चौथी मंजिल पे जाके फटेगा। और वो मसूद अजहर का पूरा खानदान साफ हो गया साहब, खलास हो गए सारे। ये इसकी किस्मत अच्छी है, उस वक्त पेशाब करने गया हुआ था साहब, क्योंकि निकल आता है पेशाब जब पढ़ते हैं असली, तो ये पेशाब करने गया हुआ था बाथरूम में, तो ये बच गया। इसकी पूरी फैमिली। यानी आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वो हिंदुस्तान को थोड़ा आगे, वी फॉट द वॉर ऑफ द फ्यूचर। हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जम के, ठीक है, 1200 ड्रोन फायर किए, लेकिन हमने अपना जुगाड़ लगा के, भारतीय जुगाड़ लगा के ड्रोन्स का एक बड़ा अच्छा तोड़ बना लिया था। मिसाइल फायर करने के बजाय ड्रोन्स पे, अरे भाई $20,000 का ड्रोन है तो उस पे लाखों का मिसाइल, करोड़ों का मिसाइल क्यों फायर कर? हमने जो हमारी पुरानी लीगेसी गन्स थी, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बोफोर तोप, छोटी वाली 40 मिलीमीटर की, ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में काम करती थी, कि वो जहाज़ों को पहले धुन 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 का आपने देखा होगा फायर करते थे। डबल बैरल होती थी जू 23, फिर वो 4 बैरल की शिल्का, तो धड़ करके वो गोलियां फायर करती थी, और गोलियों और गोलों से वो जहाज़ों को बर्बाद करती थी। तो हमने क्या किया कि जो अपनी एयर डिफेंस गन्स थी पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की, 1960 की दशक की, उनको रडार से लिंक कर दिया, कि जैसे ही रडार ड्रोन पकड़े यहाँ पे ये सतर्क, और वो धड़ करके एंगेजमेंट, जैसे ही साइट में आता है एंगेजमेंट शुरू। और 1200 में से 90% ड्रोन, कोई 1000 से ज्यादा ड्रोन साहब हमने उड़ा दिए। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब से लेकर गुजरात तक इनके टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, फील्ड्स में बिखरे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे साहब, इनके साथ बच्चे खेल रहे थे। जलबख्शी कह रहे हैं कि जो बात अमेरिका अभी कर रहा है कि वो महंगे मिसाइलों से ईरानी ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान ने वैसा नहीं किया, हिंदुस्तान ने अपना जुगाड़ इस्तेमाल किया। लेकिन सर एक बात है, इस लड़ाई में एयरफोर्स है, जैसे अमेरिका कहता है कि 5th जनरेशन का F-35 उसका जो प्लेन है वो दुनिया का बादशाह आसमान का है, और ईरान ने सिर्फ लेज़र के ज़रिए F-35 जहाज को भी गिरा दिया, इंफ्रारेड के जरिए गिरा दिया। तो यह जो स्टिल्थ फाइटर्स की जनरेशन खड़ा की जा रही है, उसमें अरबों खरबों खर्च किए जा रहे हैं, और उसको एक जुगाड़ से मारा जा सकता है, उसके लिए रडार की कोई जरूरत ही नहीं है, इंफ्रारेड से उसने मार दिया। अब सर ये जो नई जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे 5th और 6th में, उनको तो सोचना पड़ेगा ना किस तरीके से भी आपका जहाज मारा जा सकता है। वही तो है ना। देखिए साहब, आप करोड़ों रुपए खर्चा करें, ये जो एक F-35 की कीमत $100 मिलियन के करीब है, 100 मिलियन, 100 करोड़ एक जहाज, आप इमेजिन कर सकते हैं कॉस्ट। और उसका तोड़ क्या है? एक सीधा सा मिसाइल, छोटा सा मिसाइल, इंफ्रारेड हीट सीकिंग, ठीक है, शोल्डर फायर्ड। ये रशिया ने विबोर मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल तो बहुत पहले से अफगानिस्तान की लड़ाई में भी इस्तेमाल हुए थे, का बाखूबी काम किया था, स्टिंगर मिसाइल बोलते थे। फिर हमारी फौज में भी हैं अपने स्ट्रेला और वो ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल। तो उसका क्या तोड़ निकाला गया? शोल्डर फायर्ड मिसाइल के इंफ्रारेड हीट सीकिंग वॉरहेड होता है।
इंफ्रारेड मतलब कि जहां आपकी गर्मी है, हम्म, हीट है, वो हीट सीकिंग होता है। वो जाके, अब जैसे जहाज की जो टेल होती है उससे गरम गरम गैसें हवा 1000 निकलती है डिग्री जी। सेंटीग्रेड वाली निकल रही होती हैं। हम्म, ठीक है, वो जाके सीधा उसको हिट हिट कर करता देता है, उस पर होम इन कर देता है इंफ्रारेड। उसको बस फायर एंड फॉरगेट, आपको मतलब एम करके फॉलो नहीं करना। आपने फायर किया, छोड़ दिया, वो अपना काम खुद करेगा। जहां गर्मी है उसकी जाके वो चिपक जाए और ठोक वहां जाके फटेगा तो वो जहाज नीचे। इसीलिए जहाज कई फ्लेयर्स निकालते रहते हैं तो फिर ताकि जहाज डाइवर्ट क्या कर पाए। करते थे, उन्होंने कहा इसका तोड़ क्या है, देखिए दिस इज मेजर काउंटर मेजर, हम्म, इसका तोड़ क्या है। उन्होंने बोला ठीक है साहब, बड़ा सिंपल तोड़ है। जैसे ही हमको पता चला कि साहब एक वो वार्निंग हमको मिली कि इसने मिसाइल फायर किया, जहां मिसाइल फायर किया है साहब, तो हम जो है 8 10 12 फ्लेयर एक जहाज फायर कर देता है। उसमें लगे होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स, और वो फ्लेयर फायर करता है। फ्लेयर जो कि जैसे हमारे पटाखे होते हैं ना, आतिशबाजी जो हम करते हैं दिवाली के दौरान, वो ज़्यादा बड़ा होता है थोड़ा, तो वो फ्लेयर में हीट निकलती है। तो आपको एक हीट सोर्स के बजाय 8 10 12 हीट सोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और मिसाइल जो सबसे नज़दीक है उसको जाके ठोक देता है और बेकार जाता है, जहाज बच जाता है। तो देखिए रूसियों ने इसका क्या तोड़ निकाला। जो वाइबर उनके मिसाइल हैं शोल्डर फायर्ड मैन पैड, उसको उसमें उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया, आईआर फिल्टर, कि जो छोटे छोटे मोटे हीट सोर्स हैं उनको फिल्टर कर देगा, आउट कर देते, फिल्टर आउट कर देता है, ताकि सबसे बड़ा हीट सोर्स जो जहाज की दुम पे है वो उसको track जाके करेगा। चिपक जाता है, पकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। फिर वो जहाज गिरा। अभी उन्होंने गिराए हैं इनके F-15, एक F-35 गिरा है, कोई 2 3 F-15 गिरे हैं, और A-10 वॉरथॉग गिराए हैं, इन्हीं सिंपल शोल्डर फायर्ड मिसाइल हीट सीकिंग, जिसका उसका दाम उसका 1/100 भी नहीं। तो इसे यानी ईरान विद देखिए सिंपल थिंग्स यू कैन ट्रिप अप हाईटेक। अब हाईटेक इतना लगाया, उसको अड़ंगी जैसे बोलते हैं ना, कि ऐसी अड़ंगी देने के लिए कि हाथी दौड़ता आ रहा था, अड़ंगी लगा दी, वो धड़ाम करके बड़ा सा बड़ा हाथी भी गिर गया, महावत शहावत और होदा सब नीचे। तो ये ईरान को रूस ने दिया, ये ईरान ने डेवलप किया इसको? ये रूस ने दिया था, लेकिन ईरान ने अपने भी काफ़ी कुछ डेवलप किया है, बड़ा क्रेडिटेबल है। उन्होंने शाही ड्रोन्स बनाए हैं जो रूस ने खरीदे हैं उनसे, और फिर रूस ने उनको रेट्रोफिट किया। शाही ड्रोन्स पहले जीपीएस पे चलते थे, क्योंकि अमेरिकन जीपीएस सब जगह लगता है, तो रूसियों ने जीपीएस हटाया और उसमें अपना ग्लोनास लगा दिया, ग्लोनास लगा दिया, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगा दिए। क्योंकि अगर आप ड्रोन चलाओ तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे चलता है, रेडियो सिग्नल पे, तो उसका तोड़ क्या है कि रेडियो सिग्नल जैम कर दो तो ड्रोन दिशाविहीन हो जाएगा, गाइडेंस चली जाएगी। तो फिर आपको वो जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रही है उसको काउंटर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ECM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। फिर आता है ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप ये चलती है कि भाई तुम ये करो तो मैं ये, तुम ये दाव तो मैं ये दाव, उसका तोड़, दाव और उसका तोड़। जैसे कुश्ती में भी सिखाते हैं कि ये धोबी पार्ट है, उसका तोड़ ये है। तो शाहिद का इस्तेमाल रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी से करके बेहतर करके ईरान को वापस दिया, लगाओ ना अमेरिकन जैम कर सकते ना इजरायली जैम कर सकते, और वो ठोक रहा है उनकी टारगेट्स जहाँ जहाँ वो हिट करना चाहता है। पूरे गल्फ के देशों में तबाही करी है, और उसने इजराइल में तबाही करी है, खासी तबाही। उनकी हाइफा रिफाइनरी जला दी, उनके पोर्ट्स ठोक दिए हैं, उनका बेन गुरियन एयरपोर्ट तबाह कर दिया है। वो सारा छुपाया जा रहा है, कुछ आने नहीं दिया जा रहा मीडिया में। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका का, इजराइल का खासा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने बोला हमारे 13 आदमी मरे, वो लड़ाई के दूसरे तीसरे दिन तक 13 मर गए थे, और वहां पे सुई अटका दी है। बाकी सब घायल हो रहे, मर कोई नहीं रहा। क्या किसी और को बोलो यार कि मर कोई नहीं, इतने बम फट रहे हैं, और आप कह रहे हो कि साहब 13 पे सुई अटक गई है, मर नहीं रहा। धीरे धीरे चुपके से, वो बोले ना जोर का झटका धीरे से,
ठीक है। लेकिन जनरल बख्शी, ईरान ने इस लड़ाई में बताया जितने भी वो देश हैं जो ईरान के पास हैं, जो अमेरिका के बेसिस अपने यहाँ रखे हुए हैं, चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, अरब, सऊदी अरब हो, सब जगह उसने मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए। बिल्कुल। अमेरिका के जो बेसिस थे उनको उसने 17 बेसिस है, निस्तना भूत कर दिया तबाह कर है। दिया। वो अपने बेस छोड़ के होटलों में जाके रहने लगे सैनिक, ये ऐसा हाल किया है। तो सर, इससे एक बात है कि उसने मिसाइल और ड्रोन पर बहुत काम किया। उसको लगा कि इन दोनों हथियारों के जरिए हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और दुश्मन को तबाह भी कर सकते हैं। ऐसे में सर, इस फ्रंट पर, मिसाइल और ड्रोन के फ्रंट पर, हिंदुस्तान अपने आप को कितना तैयार किया? जैसे मैंने आपको बताया कि मिसाइल तो थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे भारत के। ये 1980 की दशक में उन्होंने काम शुरू किया था मिसाइल पे। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अग्नि 1, 2, 3, 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 आ रहा है। ठीक है, ये मिसाइल के जो सिस्टम था उस वक्त काम शुरू किया था। आकाश मिसाइल जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम है, वो उस वक्त काम शुरू किया। वो दूरदर्शी थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति भारतवर्ष के। ब्रिलियंट मैन, फार अहेड, विजनरी। तो थैंक्स टू हिम आज इंडिया का मिसाइल फोर्स दुनिया की बराबरी का, टक्कर का मिसाइल फोर्स, चीन के टक्कर का मिसाइल फोर्स है, अमेरिका के टक्कर का मिसाइल फोर्स है साहब। ठीक है। और अब हम अग्नि 6 पे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पहले हम बेजिंग तक ठोक सकते थे, अब दुनिया में कोई ऐसी स्थान नहीं जिसको हम ठोक नहीं सकेंगे अग्नि 6 के बदौलत। मैं सर इसी पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अग्नि 6 को हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है। ICBM है तो 8000 किलोमीटर से लेकर के 12000 किलोमीटर तक आप मार सकते हैं। तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आपके दायरे में आ जाता है। बहुत बड़ा क्या, पूरा हिस्सा। कोई नहीं है जो एक तरीके से जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह है कि हम अब ग्लोबल पावर, पंगा मत लेना। हाँ, अब हम ग्लोबल पावर हैं। ये सर डेटरेंस है हमारे लिए, या फिर हमको हमारी ताकत भी दे रहा है? सामने वाले को ताकत से डेटरेंस आती है ना। डेटरेंस कैसे आती है? ताकत से आती है। ताकत से आती है। डेटरेंस का मतलब कि पंगा मत लेना, नहीं तो तेरा ऐसी तैसी कर दूंगा। ये डेटरेंस का मतलब, मेरे पास ताकत है, ये देख ले, ये देख ले मिसाइल, ये मैंने टेस्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये तेरे सारे शहर उड़ जाएंगे। बड़े बड़े शहर जो पाल रखे हैं ना, वो निस्तनाभूत कर सकते हैं हम। पंगा मत लेना, महंगा लेने के देने पड़ जाए। और दूसरी चीज क्या है कि जो मिसाइल के वॉरहेड, देखिए एक सिंपल मिसाइल है, तो इजराइल ने, अमेरिका ने, इन लोगों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स पे काम शुरू किया कि एक मिसाइल जब फायर करता है उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है। ठीक है, उसको कोई भी कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है। जैसे ही मिसाइल फायर हुआ, आपने रडार से पिकअप कर लिया, सैटेलाइट से पिकअप कर लिया, ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर में फीड दिया, वो यहाँ से उड़ रहा है रूस से या चीन से या ईरान से, वो उसकी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करता है कि साहब यहाँ इतने मिनट में आ जाएगा, इतने मिनट इतने सेकंड आ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, मैं यहाँ फायर करूँगा और उसको निस्तनाभूत कर दूँगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो सिंपल ट्रेजेक्टरी है ये काम नहीं करेगी साहब। तो इसका तोड़ क्या निकाला? मनूवरेबल री एंट्री वॉरहेड एंड MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री वॉरहेड। यानी एक मिसाइल जा रहा है, जैसे कि आप रामायण और महाभारत सीरियल में देखते थे, उसके 5 निकल रहे। अब किसको किसको रोकोगे? एक का तो आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको आपने कर दिया, तब तक वो 5 वॉरहेड फायर कर सका है जो अलग अलग जगह जाके फटे। MIRV ये एक तोड़ है। दूसरा है मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, कि भाई जो वॉरहेड निकलता है वो मनूवर कर सकता है, वो ऐसे 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 करता है। तो आपकी जो पूरी ये जो पैराबोलिक कैलकुलेशन कंप्यूटर ने करी, वो गई काम से। और क्योंकि ये मिसाइल ऐसे ऐसे आप यहाँ हिट कर रहे थे, वो वहां पहुंच गया। तो अब हमको भी, जो हमारे पास मिसाइल थे जो रेंज पकड़ सकते थे, दूर पहुंच सकते थे, लेकिन सिंपल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पे जा रहे थे। ठीक है, ऑर्बिटल ऐसा ट्रेजेक्टरी। अब उसको, उस पे हमने हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड लगाए।
हाइपरसोनिक ग्लाइड जो है वो ग्लाइड कर सकता है, मनूवर कर सकता है जहाज जैसे, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और ईरान ने डेवलप किए हैं, अमेजिंग। अच्छा। ईरान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन अपने इजाद कर दिए हैं। खुर्रम शहर उनके मिसाइल हैं, फतेह 2 मिसाइल्स हैं, जिनको रोक पाना असंभव है। जितना भी मर्जी आयरन डोम लगाओ, कुछ भी लगाओ, रोक पाना इम्पॉसिबल। पेनिट्रेट कर दिए हैं उसने। और जहां अगर कोई चांस भी हो थोड़ा बहुत रोक पाने का थर्ड मिसाइल से या इससे उससे, तो वो उठा के मल्टीपल फायर करता है, सैल्वोज, झुंड, और फिर खत्म हो जाती है, हालात खस्ता है। सर फिर सवाल आता है, जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि मनोवरेबल जो मिसाइल होती है रास्ते बदलती रहती है और मल्टीपल वॉरहेड के साथ चलती है, उसमें आपका डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको ब्रेक करना, ब्रीच करना आसान होता है। अब से सवाल ये है कि आपने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि जो तकरीबन आवाज़ की असंभव। गति है उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा, 5 5 गुना मैक, 6 और मैक। 10-11 तक जाती है। हाँ, तो हिंदुस्तान भी उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मैक। मिसाइल्स कई डेवलप कर चुका है और लगातार डेवलप करता चला जा रहा है। जो अटैक है सर, उतना इम्पोर्टेंट डिफेंस भी है। तो आपके पास अटैक के लिए अब ICBM भी है, मैनेवरेबल मिसाइल्स भी आ गई हैं। हाँ। डिफेंस सिस्टम बता रहा है कि अगर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत नहीं हुआ तो सिर्फ हमला करके भी आप जीत नहीं सकते। ईरान की इंडिया का- प्रॉब्लम यही रही। हाँ, यही मैं कह रहा था कि इजराइल ने अपने आप को बहुत हद तक बचाया, ईरान के पास उसका आसमान खुला रहा, तो उसके यहाँ तबाही ज़्यादा हुई है। हिंदुस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि हम S-400 पर हैं और हमने अपना भी डेवलप किया, तो जो कुछ प्रोजेक्ट के तहत हमने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, हिंदुस्तान की उस सुरक्षा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब आप युद्ध लड़ते हैं, पुराने ज़माने से कहा जाता था एक होती है ढाल, ढाल होनी चाहिए, फिर दूसरे हाथ में तलवार। आप केवल ढाल से नहीं लड़ सकते। जब अभिमन्यु निरस्त्र हो गया तो उसने उठा लिया था चक्के का पहिया, लेकिन कितनी देर लड़ सका? मार डाला गया बेचारे को, क्योंकि चारों तरफ से घेर के मार रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े योद्धा एक योद्धा को पकड़ के लड़ रहे थे। ठीक है, और आपको ढाल भी चाहिए, आपको तलवार भी चाहिए, बचाव के साथ साथ ऑफेंस, डिफेंस, ऑफेंस। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जैसे मैंने बताया, ये देखिए, ये है आपका S-400 मिसाइल जी, ये ट्यूब से फायर होता है। ठीक है, हमने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल ले लिए थे, जो कि 400 किलोमीटर तक रडार पकड़ सकता है और 300-350 किलोमीटर तक जाके वो ठोक सकता है, 380 किलोमीटर तक टू बी एग्जैक्ट। जी, इसका मतलब भारत में रहते हुए हम पाकिस्तान के किसी भी एरिया के ऊपर जाके जो जहाज उड़े उसको जैसे ही उड़ता है उड़ा सकते। और हमने सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर उसके 5 F-16, F-16 तैयारे जेट फाइटर मार गिराए थे। F-16 और JF-17 पाकिस्तान में उड़ रहे, हमारे पास आ ही नहीं सके, और हमने उसके आसमान में, तुम्हारे आसमान में घुसकर तुम्हारे जहाज ठोक दिए S-400 से। S-400 से। उनका एक एवैक जहाज था जो कि रडार ले ऊपर उड़ता है और रडार से दूर, कोई 200-300 किलोमीटर दूर जो जहाज उड़ रहे हैं उनको अर्ली वार्निंग देता है, डिटेक्ट करता है, अर्ली वार्निंग देता है। उनका एक एवैक पेशावर के आसपास उड़ रहा था, यहां से हमारे रडार ने पकड़ा और ठोक दिया 314 किलोमीटर के ऊपर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो भारत ने दक्षता दिखाई डिफेंस में और ऑफेंस दोनों में। एक उसका ड्रोन यहां पे आके कुछ कर नहीं सका डैमेज, 90% मार गिराए। 3 मिसाइल फायर किए उसने, 3 के 3 मार गिराए, 1 शाहीन 2 फतेह 2। ठीक है, 3 के 3 मार दिए हमने, मतलब 100% इंटरसेप्शन रेट मिसाइल का, 90% ड्रोन का। ठीक है, ये अजूबा है साहब अपने आप में। और साथ में हमारे जो मिसाइल थे ब्रह्मोस, उन्होंने जाके निस्तनाभूत कर दिया। हमारे जो ड्रोन्स थे स्काई स्ट्राइकर, पेशावर तक जाके हिट मारी है। जो ISI का हेडक्वार्टर था, जहां पे पहलगाम की प्लानिंग हुई थी, उसकी खिड़की में से घुस के ठोक दिया वो दफ्तर एज रिवेंज। ठीक है,
हमारी फॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, आर्मीज मस्ट फाइट इन द फ्यूचर। आर्म्ड फोर्सेस कभी पिछली लड़ाई लड़ने की तैयारी करते हैं अमूमन, कि भाई जैसे पिछली लड़ाई हुई थी अगली भी वैसे होगी। अगली वैसे नहीं होगी, प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी साइकिल एंड स्टे अहेड ऑफ योर एनिमी, तभी जीत हासिल होगी। तो भारत ने, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो आला कमांड थी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह, इन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्रोन्स, मिसाइल, ये सब हमने एक्वायर कर लिए। और साथ साथ हम एयरफोर्स पावर में भी पीछे नहीं, वहां पे एक गैप है जो हमको अभी कवर करना है। एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स आजकल 28 स्क्वाड्रन पे आ गई, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 42 स्क्वाड्रन, 42। असली में चाहिए 60। क्यों 60 चाहिए? क्योंकि हमको 3 फ्रंट की लड़ाई देखनी है। वी आर इन अ 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन। इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ चीन, इस तरफ बांग्लादेश, 3 हमारे दुश्मन पैदा हो गए। ठीक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन की है, यानी आज के दिन पहली बार अपने सैनिक इतिहास में हम तकरीबन बराबरी पे जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। कब से सुन रहे हैं कि रफाल आ रहे, रफाल। थैंक गॉड इस सरकार ने जस्ट इन टाइम 2 रफाल स्क्वाड्रन ले लिए थे। नॉट 2, 3 रफाल स्क्वाड्रन ले लिए थे। ठीक है, और S-400 मिसाइल ले लिए थे, ट्रायम्फ। जनरल बख्शी कह रहे हैं कि एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए। हिंदुस्तान में 18 जो जहाज़ होते हैं, एक स्क्वाड्रन कहा जाता है, और आपके मुताबिक 60 चाहिए, है आप 29, यानी कि कम से कम 12-13 स्क्वाड्रन हमको और चाहिए, यानी कि 15 स्क्वाड्रन कम आपको चाहिए। और हमने सोचा था कि हम तेजस ले लेंगे, तेजस अपने देश में बनाए हैं, लेकिन इंजन नहीं मिलता। लेकिन इंजन हमारा अमेरिका से आ रहा था। $1 अरब हमने अमेरिका को दिए कि भाई हमको तेजस के G404 इंजन दे दो। हजम कर लिए, डिकार नहीं लिया। 2 साल हुए, 2 जहाज, 2 इंजन दिए। फिर हमने बोला जनाब पैसे तो दे चुके हैं, माल कहाँ है? तो 5 और दे दिए, 7। 3.5-4 साल हो रहे हैं वो पैसे खाए, और अभी तक 7 इंजन दिए हैं। यानी पीठ में छुरी, इसको घोंपना नहीं कहते तो और किसे कहते हैं, जबकि जानते थे कि हमको अर्जेंटली चाहिए। तो ये है, अमेरिका का कोई विश्वसनीयता 0 से भी कम है। लेकिन हमारे देश में एक तबका है कि अमेरिका का महिमा मंडन करो, अमेरिका के जूते चाटो। वो आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर चाट रहा है, तुम भी चाटो, तुम भी कंपटीशन दो जूते चाटने में। अरे हद की बात कर रहे हैं, उसको जैसे बोलते हैं ना, वो लाहुल बिला कुव्वत। ये क्या तमाशा है? 250 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, अब आजाद हुए हैं, अभी फिर आप डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी करना चाहते? नहीं, क्या किया अमेरिका ने? मीठी मीठी बातें करी हैं, असलियत में क्या किया है? उसने हमारे खिट्टे में आग लगा के रखी है साहब। हमारा श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन किसने करी? अमेरिका। बांग्लादेश कलर्ड रेवोल्यूशन CIA अमेरिका। नेपाल कलर्ड रेवोल्यूशन, तख्ता पलट किया। कोई भी प्रो इंडिया सरकार रहने नहीं देना चाहती, ये नई सरकार आके आंखें दिखा रही है। कल के दूध पीते बच्चे आंखें दिखा रहे। जनरल बख्शी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप कभी भी अमेरिका पर यकीन मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। हिंदुस्तान के लिए अमेरिका कभी भी अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता। नहीं हुआ है। ठीक है साहब, 30 साल हमने लगाए थे अपने रिश्ते सुधारने में। अमेरिका में भी एक सोच थी कि अगर हमको चीन से पंगा लेना है, चीन से बराबरी करनी है, कंटेन करना है, लड़ना है, तो भारत की बहुत सख्त ज़रूरत है। एशिया में महाशक्ति अगर एक चीन है, दूसरी महाशक्ति भारत। तो भारत के सहयोग के बगैर आप चीन को कंटेन नहीं कर सकते, चीन से लड़ नहीं सकते। तो 30 साल ये दौर चला। कोई आप समझ लीजिए 1971 में तो हमारे रिश्ते न्यूनतम पे थे, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो अमेरिका कूद पड़ा था उस युद्ध में, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप एंटरप्राइज भेजा था। उस वक्त रूस ने हमारी मदद के लिए न्यूक्लियर सबमरीन भेजी। ठीक है,
तो तब तो हमारे रिश्ते रिचर्ड मलाउज निक्सन के राज में सबसे न्यूनतम से न्यूनतम पे आ गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं उसके बाद फिर हमने कोशिश करी कि भाई जब सोवियत संघ खत्म हो गया 90 की दशक के बाद, सन 2000 के ऑनवर्ड हमने कोशिश करी कि भैया इनसे अच्छे रिश्ते कर लिए जाएं। और उन्होंने भी सोचा कि अब तो चीन हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो हमको भारत से रिश्ते बढ़ाने पड़ेंगे। 30 साल लोगों ने मेहनत करी, डिप्लोमेट्स ने दोनों साइड, और रिश्ते अच्छे किए। डोनाल्ड ट्रंप ने आके 1 साल में सवा सत्यानाश कर दिया, मिलिया मेट कर दिया। और एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो डेमोक्रेटिक जो बाइडन था उसने भी हमारा नुकसान करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश का तख्ता पलट उसके टाइम में हुआ, नेपाल का तख्ता पलट उसके बाइडन के टाइम में हुआ। तो ये कह देना कि रिपब्लिकन आ गए तो हम अब फायदे में हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों तकरीबन आपसे वैमनस्य करते हैं, क्योंकि वो आपको एक उभरती शक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो भैया शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें वो कर रहे हैं, आप भी मीठी मीठी बातें करिए, लेकिन कीप योर पाउडर ड्राई। ठीक है, कीप योर पाउडर ड्राई, इसका कोई विश्वास नहीं। जनरल बख्शी के मुताबिक निक्सन ने 71 में जब हम बांग्लादेश का युद्ध लड़ रहे थे तो निक्सन ने अपना जहाज़ भेजा था पाकिस्तान के लिए। लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जब 65 का युद्ध हम लड़ रहे थे, और शास्त्री जी को उन्होंने कहा था कि अगर तुमने अपनी फ़ौज पाकिस्तान से बाहर नहीं बुलाई तो फिर हम तुमको जो मोटा गेहूँ भेजते हैं वो गेहूँ नहीं देंगे। क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वाजपेयी ने कहा था करगिल के युद्ध में आप लोकेशन बताइए, जीपीएस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लोकेशन बताने से क्लिंटन ने मना कर दिया था। नाविक जो अब हमारा है जीपीएस, वो हमने उसके बाद बनाया। आज अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं आप देख रहे हैं वो तने हुए से ही, और डोनाल्ड ट्रंप ने ख़राब किया है। जनरल बख्शी कह रहे हैं कि कभी अमेरिका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। एक बात से मैं जानना चाहता हूँ, फिर लौटूंगा पर। ईरान ने अपनी जो तैयारी की उसके दिमाग में था कि मेरा दुश्मन अमेरिका है, इजराइल है, और जिस दिन भी जंग होगी उस दिन हमारे लिए तो वजूद का खतरा होगा। तैयारी बड़ी करो, बड़े पैमाने पर मिसाइल बनाया, बिल्कुल, ड्रोन बनाए उन्होंने, बिल्कुल, और उनके पास जो सबसे संभव और फिजिबल वायबल ऑप्शन था उन्होंने ऑप्ट किया। कम पैसा खर्च करके लड़ाई को लंबा खींचने का इंतजाम करो, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाँ, एसिमेट्रिक वॉर। सर इसमें एक बात निकल के आई, अगर सेल्फ रिलायंट हैं, आप अपने खुद बना रहे हैं, युद्ध में उतरेंगे तो दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए दूसरा देश आपके साथ खड़ा हो ना हो इस पर कोई गारंटी नहीं। ईरान ने खुद बनाए, तो मिसाइल ड्रोन दोनों बनाए हैं। हिंदुस्तान के सामने खुद बनाने का चैलेंज है, आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भर हम कहते हैं। किन किन मोर्चों पर आपको लगता है कि हिंदुस्तान को अभी सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, हमने भी आत्मनिर्भरता में खासकर जब से ये सरकार आई बहुत सटीक कदम उठाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अर्जुन टैंक है हमारे देश में बनता है, जो कि आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था उसका डिज़ाइन हमारे देश में हुआ। कावेरी इंजन भी हम बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमारी इंजन में है, जेट के इंजन, टैंक के इंजन, और जहाज़ों के, समुद्री जहाज़ों के इंजन, पनडुब्बियों के इंजन अभी भी बाहर से आ रहे हैं। लेकिन हमने न्यूक्लियर इंजन बना लिया है। अब्दुल कलाम साहब को धन्यवाद दीजिए। न्यूक्लियर इंजन, जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारे बनाई हुई, ठीक है। तो कहना ये है कि अब हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये जो हमारी एटैक गन बनी है, आर्टिलरी का तोप खाना। ऐतिहासिक तौर पे हम आर्टिलरी में कमजोर थे, तभी मुगल हम पे हावी हुए, तभी तुर्की हम पे हावी हुए। वो तोपें लेके आए थे, हमें तोपों का पता ही नहीं था, ठीक है। तभी मुगल छोटी फौजें थी लेकिन तोपें थी। हमारी लाखों लाखों की फौजें थी और हमारे हाथी थे, जिसकी आप कहानी बता रहे थे। लेकिन हाथी जब तोप फायर होती है तो हाथी पगला जाता है, अपनी फौज को रोन देता। सो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड इन टाइम कि छोड़ो हाथी, परंपरा चली आ रही है। वो बोले कि साहब दस्तूर चला आ रहा है कि हाथी से लड़ाई जीती जाती है। हाथी का युग खत्म, तोपों का युग आ गया। अब भारत तोप बनाई है। मुझे बड़ी खुशी है, हमारी भारत कल्याणी फोर्ज इंडियन कंपनी, टाटा एडवांस सिस्टम, ये तोप जो है मीडियम गन है, और जो अमेरिका की मीडियम गन इसके टक्कर की है उसकी रेंज है 45 किलोमीटर, ये फायर करती है 48 किलोमीटर।
वो 3 गोले पर प्रति मिनट फायर करती है, ये 5 गोले प्रति मिनट फायर करती है। हमने बनाई है, हमारे देश अमेरिका में की तोप से बेहतर तोप हिंदुस्तान ने बनाई। बेटर गन देन दी अमेरिकन गन, ठीक है। और दिस इज द वे टू गो। अभी हमारी प्रॉब्लम्स है इंजन में, टैंक इंजन। अब क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रक शक बनाने शुरू किए तो टैंक इंजन अब हम बना पा रहे हैं, लेकिन जेट इंजन जो है ये अभी हमारी प्रॉब्लम एरिया है। रॉकेट्स हम बना रहे हैं जो चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। रॉकेटरी में हम बहुत अच्छे हैं, जैसे ईरान अच्छा है। ड्रोन्स में हम बहुत अच्छे हैं, ईरान भी जैसे उसमें अच्छा है, क्योंकि हमने एंड टाइम में ये नई टेक्नोलॉजी पकड़ ली, ठीक है। लेकिन अभी हमको जेट इंजन में बहुत काम करना है, हमको उसके लिए कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस से, रूस के साथ। अब जापान एक देश है जो कि चीन के साथ बराबरी में हमको बहुत सटीक फ़ायदे में आएगा, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। यू सी, अब हम अपना आमका बना रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर, लेकिन 10 साल लगेगी। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन की बेइंतहा कमी है, आप यह भी कह रहे हैं कि इंजन बनाने में हम पीछे हैं। कावेरी इंजन है, लेकिन कावेरी इंजन को भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन तक पहुंचने में समय लग जाएगा, काफ़ी 10 साल से ज़्यादा लगेगा। एम का आप कह रहे हैं कि 2035 में आकर के इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। इस पूरे 10 साल के भीतर हिंदुस्तान की एयरफोर्स की जो कमज़ोरी है वो हिंदुस्तान के लिए आप खतरा मानते हैं? बहुत बड़ा खतरा है, और इसी के लिए हमारी एयरफोर्स रो रही है बाल फूट फूट पर कि साहब जल्द से जल्द रफाल दिलवाइए। रफाल नहीं दिलाने तो कोई 200 और Su-30 Mark 1 MKI दे दीजिए। और अगर वो तो है, वो तो अपने हाथ में है क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं। Su-57 चाहिए 5th जनरेशन फाइटर, और वो एकदम आना पड़ेगा, जब तक हमारा आमका बनता है 10 साल हो जाए जी। अब चीन के पास आज के दिन 300 से लेके 400 तक 5th जनरेशन फाइटर हैं। 2030 तक 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे, जब आपका एक नहीं आया होगा। और पाकिस्तान को बेच रहा है चीन J-35। पाकिस्तान के पायलट आज के दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में। इसका मतलब ये जो 5th जनरेशन फाइटर वो पहले लाएगा, मतलब आप उसको लीड दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी लीड हासिल करेगा। पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क जिसके लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही साहब, वो आपसे आगे हो जाए तो फिर तो आपको शर्म करनी चाहिए। तो इसके लिए हमको एक स्टॉप गैप मेजर चाहिए। रूस ने आपको ऑफर किया है कि साहब हम आपके देश में बनाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, ब्रह्मोस फिट करना है, अस्त्रा फिट करना है, आपको सोर्स कोड दे देंगे, जो और कोई देश नहीं देता। अमेरिका कहता है कि हम तो बिल्कुल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं देंगे, आसपास नहीं आने देंगे, फटकने देंगे F-35 के, और जहां लगाना है, कहां इस्तेमाल करना है, हम फैसला करेंगे, पैसे हमारे खाए, फैसला तुम करोगे। मतलब ये जो नाटक के बाहर तो हमको निकल जाना पड़ेगा साहब। और मेरे हिसाब से हमको जल्द से जल्द या तो रफाल खरीदने चाहिए। 160 की बात हो रही थी, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वगैरह हो गया, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ा आप जल्दी करनी पड़ेगी साहब, नहीं तो लड़ाई आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगी जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी अपने सारे स्टेप्स पूरे करे। उसका भी फ़ायदा है एक किस्म से कि काफ़ी छानबीन होती है किसी भी प्रपोजल के अंदर। लेकिन फिर हिंदुस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं और जो ख़तरे हैं उससे निपटने के लिए कितना कॉम्पिटेंट है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दिखाया था कि पाकिस्तान पे तो हम हावी हो सकते हैं जब भी चाहें, लेकिन हमको खतरा किसका है? चीन पाकिस्तान कॉम्बिनेशन का। और साथ में एक उचकू चौधरी, एक गीदड़, जब शेर लड़ रहा होता है तो पीछे से गीदड़ काटने आता है दुम, ठीक है, वो भी वहाँ है। तो ये सारों को अगर मद्देनजर रखते हुए हमको बहुत तैयारी करनी है। अभी मतलब हम निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते कि हाँ जी वी आर ओके, वी आर नॉट ओके। वी हैव टू इंक्रीज एयर पावर स्पेशली एंड योर आर्टिलरी पावर। जब मैं फौज में था तो हमने 1800 व्हील्ड मीडियम गनों की डिमांड की थी जी। आज के दिन कोई 600 आई है, नहीं 900 आपको अभी और बाकी।
ठीक है, और उसके साथ ट्रक माउंटेड गन चाहिए थी और व्हील्ड आर्टिलरी चाहिए थी, क्या कहते हैं, ट्रैक्ट आर्टिलरी चाहिए थी। वो तब से मैं 2000, मेरे को फौज छोड़े 13 साल हो गया था, अभी तक पूरी आई नहीं है। तो हमको स्पीड अप करना पड़ेगा कि हम दूसरी पार्लियामेंट बना ली, बहुत अच्छा साहब, भारत मंडपम बना लिया, ये वो बना लिया। अब मेरे ख्याल यहाँ थोड़ा कम खर्चा करके ज़रा आपका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिलिट्री वेपन्स हैं उसके आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग ये मान के बैठे हैं हमारे पास बहुत वक्त है, 10 साल 15 साल लगे कोई बात नहीं, बहुत बात है। लड़ाई अगर कल परसों होनी है तो 15 साल बाद हथियार लाने का ठेंगा मतलब नहीं। ईरान ने बताया, जो ईरान ने बताया है हाजिर हो गया है, सामने जाहिर हो गया है। यू नीड इट टुडे, यू नीड इट यस्टरडे, यू कांट वेट कि 10 साल के बाद सब कुछ दे देगी। अरे कमाल है साहब, लड़ाई कल परसों होने का अंदेशा है और हम बड़े आराम से जो ये जो स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। दिस माइंडसेट हैज टू चेंज। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। अ वॉर विद पाकिस्तान कुड इमर्ज दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ईयर आफ्टर नेक्स्ट। 2 या 3 साल के में जो आपने करना है कर लीजिए, नहीं तो करने का कोई फायदा ही नहीं है। सर एक और मोर्चा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से लगातार प्रोग्रेस होता चला गया है, सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रंट हो गया है कि आप सैटेलाइट आपका जाम कर देंगे, साइबर सिक्योरिटी हमारी इतनी मजबूत है कि आपको हम ब्लॉक कर देंगे, हैक कर लेंगे। हिंदुस्तान उस फ्रंट पर अपने आप को कितना तैयार किए हुए? नहीं, हमने देखिए जहाँ तक स्पेस है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक स्पेस पावर है। हमने चांद तक रॉकेट पहुंचा दिए हैं, रिवर्स साइड ऑफ द मून। हमने मंगल तक रॉकेट लैंड कर दिए हैं साहब, मून लैंडर, मार्स का लैंडर हमारा वहां तक पहुंच गया है, मंगल ग्रह तक। तो रॉकेट्स में हम बहुत अच्छे हैं, मिसाइल्स में हम बहुत अच्छे हैं, सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, औरों के लिए कीमत लेके लॉन्च कर रहे हैं और देशों के। तो सैटेलाइट्स में हम अच्छे हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन हमारे पास है कि अगर दुश्मन का सैटेलाइट मार गिराना हो जंग के दौरान तो हमारे मिसाइल जाके ठोक सकते हैं। जो हम आपका एरिया कवर कर रहा है ना जी, उसको खबर दे रहा है, वो आँख आप निकाल सकते हैं आसमान से। सो मिसाइल्स, रॉकेट्स, यू आर वेरी गुड। लाइक आई सेड, आपकी प्रॉब्लम है साइबर वॉरफेयर में भी हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, क्योंकि कंप्यूटर्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं और हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स। तो इसके लिए वी आर क्वाइट वेल अप, बट वी हैव टू कीप पेस एंड एडवांस इवन फर्दर साइबर वॉरफेयर में और इसके अंदर एंटी साइबर वॉरफेयर, डिफेंसिव साइबर वॉरफेयर, उसका तोड़। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम्स है जेट इंजन्स, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है शिप इंजन्स, इसमें आपको फटाफट करना पड़ेगा। वो जो एक सर्विस जिसने सबसे अच्छा किया है वो है हमारी नेवी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली में एक शिप बिल्डिंग सेक्शन का इजाद कर दिया था 1960 की दशक से। दैट इज द वे टू गो। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम आईआईटीज वर्ल्ड क्लास आउटपुट निकालती है, वो अमेरिका जाता है या यूरोप जाता है, फायदा उनका होता है, हमारा कम पैसा हम खर्चा करते हैं, लेकिन अब वहाँ से वो लोग लात लगा रहे हैं भारतीयों को। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमारा जो टैलेंट है वापस भारत में आएगा और भारत में आके हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेगा, क्योंकि वो अच्छी तनख्वाह देते। पब्लिक सेक्टर तो साहब वहाँ ब्यूरोक्रेसी चलती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पे के ऊपर किसी की पे नहीं हो सकती, ठीक है साहब। जबकि प्राइवेट सेक्टर में इफ यू आर अ गुड साइंटिस्ट, उनको चाहिए आपका दिमाग, तो दे विल पे यू द मून, अमेरिका की फर्म के बराबर की पेमेंट दे देंगे। इसलिए अब हमको डिफेंस का जो सारा जोर है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इनोवेटिव है, दुनिया भर से वो ला सकता है, इट कैन हायर द बेस्ट ब्रेन्स, और कंपटीशन है उसमें। अब हमारे जो पब्लिक सेक्टर वाले थे कि उनको तो साहब पता है तनख्वाह आ रही है तो करूं ना करूं एक बराबर है, ये एक जो बड़ा डेंजरस डीआरडीओ और इसरो ने तो उसी पब्लिक सेक्टर के तहत ही काम किया और शानदार काम किया।
नहीं, इससे ज्यादा हो सकता था। हम्म, अब देखिए, आपने डीआरडीओ को भी चाबी लगाई है, आपने इसरो तो शुरू से बहुत अच्छा काम किया। इसरो इज एन एग्जांपल बिकॉज टॉप लेवल, यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारे थे वहां से सपोर्ट था, हम्म, तो इसके लिए फिर वो ऐसे ऐसे चीजें होती थी। लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर जैसे हाल है, एचएएल है, ये है वो है, वहां पे बड़ा आराम से काम चल रहा था। अब इस सरकार ने चाबुक लगाया है तो थोड़ा स्पीड अप हुआ है, हम्म, बस हो रहा है, हो जाएगा, कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, जब मेरी तनख्वाह एश्योर्ड है और मुझे पता है मैं करूं ना करूं मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा, हम्म। सो देन लेजीनेस आ जाती है। वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर माइंडसेट को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको तोड़ने का तरीका है कंपटीशन। करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो मरोगे। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप मंजूरी दे दी है, बिल्कुल दी है। तो इससे तो आपकी उम्मीदें पूरा हो सकती हम है। लोग कब से इसके लिए गुहार लगा रहे थे। वी आर सो हैप्पी कि अब प्राइवेट सेक्टर आपका प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। हम्म, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर बनाता है, यूरोप में सारा प्राइवेट सेक्टर बनाता है, वहां कोई पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं है, वो सब प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है। जिन बच्चों आपने 3-4 बातें कही हैं उनको मैं एक साथ रख करके एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अमेरिका जो कि तेजस का इंजन नहीं दिया तो हमारा तेजस का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना बेकार है। तकरीबन राफेल हम लेते हैं लेकिन तब भी फ्रांस कहता है कि हम सोर्स कोड आपको नहीं देंगे। जो SU-57 के लिए रूस कहता है कि आप ले लो, सोर्स कोड भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे। आप कह रहे हैं कि हम जहाज़ का इंजन नहीं बना पाते हैं, फाइटर का इंजन नहीं बना पाते हैं, ये हमारी बड़ी कमज़ोरी है। जो साइबर वॉरफेयर है, मैंने इसलिए साइबर वॉरफेयर का जिक्र किया कि कुछ जहाज़ हमारे अरुणाचल के आसपास जब गिरे तो कहा यह गया कि ये स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर हिंदुस्तान की ज़रूरी है क्योंकि उन जहाज़ों को चाइना ने ब्लॉक कर दिया, इसलिए जहाज़ गिर गए। चाइना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यह जो अलग अलग तरह के खतरे या हमारी जो खामियां हैं, इन खामियों को ओवरकम करके हिंदुस्तान एक सुपर पावर की तरह खड़ा हो सके। बढ़ रहा है, वी आर अग्रसर हैं उस दिशा में, बट वी नीड टू स्पीड अप। वी नीड टू स्पीड अप। वी डोंट हैव टाइम। टाइम इज नॉट अ लग्जरी। ऑल दैट आई एम सेइंग, बहुत इस पे काम हो रहा है। सरकार बहुत काम कर रही है साइबर वॉरफेयर पे, स्पेस वॉरफेयर पे। स्पेस कमांड हमारी भी तकरीबन एक तैयार है, ठीक है। सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, ये हम मैन्ड फ्लाइट करने वाले हैं गगनयान पे, और स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। ये सब काम हो रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में औटार्की लाना, इंडिपेंडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड हमको अपनी गति बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खतरे चारों तरफ से उठ रहे हैं। 3 तरफ से तो उठ ही रहे खतरे, और एक चौथा खतरा आपका अमेरिका का भी आप ले लें। अगर वो ईरान पे चढ़ सकता है, वो आप पे चढ़ सकता है। संभावना है, मे बी इम्प्रॉबेबल, बट है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सर, एक और सवाल इसमें आता है जो कि अब अचानक में ध्यान आया। नेवी आपने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अब जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए, और अमेरिका ने अपने 4-4 वॉरशिप लगा दिए हैं। उसका जो USS लिंकन है वो वहाँ खड़ा है। जो गिराल फोर्ट था उसको ईरान ने टारगेट किया और वो वॉर से बाहर चला गया। बावजूद इसके वहाँ 3 बड़े वॉरशिप है, उसमें USS बुश भी है। क्या भारी भरकम फौजी इंतज़ाम लेकर के पहुँच करके ईरान को जिस तरीके से अमेरिका ने घेरा है, बावजूद उसके वो पीछे खड़ा हुआ है, कारण क्या है और इस लड़ाई में आप नतीजा क्या देख रहे हैं? देखिए, इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा जो लेसन आया है, एक तो ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, और तीसरा है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। अपने मिसाइल से आप जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको मजबूर कर सकते हो कि वो दूर रहें। ठोक दिया उसने, जैसे आपने बताया जेराल्ड 4 को आग लगी थी, कह रहे थे लॉन्ड्री में जल गए, साहब प्रेस कर रहे थे, प्रेस से जल गए, बकवास, प्रेस से जल गए। उसको ठोका था, ईरान ने अपने मिसाइल से ठोका था। नतीजन 1000 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। अगर आपके जो फाइटर्स हैं आपके ऊपर, उसकी रेंज है 200-300 किलोमीटर, जाके वापस आना, तो गए, आप नहीं हमला कर सकते। वो दिखावे का है, आपको उसको बचाना पड़ रहा है।
ये एक बड़ा लेसन उभर के आया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। चाइना के पास डोंगफेंग 21D कैरियर किलर मिसाइल्स हैं, जिनका साफ टास्क है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जाके डुबो दो, उनको डिटेक्ट करो, उनको डिस्ट्रॉय करो। अपने जो उनके सैटेलाइट्स हैं वो दूर से हजारों किलोमीटर दूर आते उनको कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर के पास जब वो पहुंचता है अपने डोंगफेंग 21D से ठोक सकता है। ईरान ने अपने मिसाइल खुर्रम शहर, फतेह 2 और उसके जो हैं हॉर्मूज मिसाइल्स हैं और खैबर मिसाइल्स हैं, उनसे उसने ठोक दिए। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन को भी चोट पहुंचाई थी, वो तो रिपेयर करके वापस आ गया। जेराल्ड फोर्ड को ऐसी चोट पड़ी है कि लड़ाई से हटाना पड़ा। तो अब वो उनको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप भेजना पड़ गया है। लेकिन लेसन लर्नड इज कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स का क्या युग खत्म हो रहा है? अगर 1 लाख टन का जहाज है वो जा ही नहीं सकता पास, इनके डर के मारे मिसाइल्स के, तो उसका फायदा क्या है? भारत को भी सोचना पड़ेगा। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बड़े छोटे हैं, हालांकि 40-40 हजार टन की डिस्प्लेसमेंट के हैं। ये 1 लाख टन की डिस्प्लेसमेंट के न्यूक्लियर पावर पे चलने वाले जहाज। अगर ये पास नहीं जा सकते तो हमारा जहाज कहां पास जाएगा? क्या देन शुड वी इन्वेस्ट इन अ 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर और नॉट? ये भी सवालिया निशान है। ठीक है, ये भी सवालिया निशान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको वो मिसाइल से ही दूर रख सकता है, एक मिसाइल और आपका करोड़ों का, अरबों का जो है वो अरब डॉलर के ऊपर का है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर, और 1 लाखों के मिसाइल से आप उसको अगर उड़ा सकते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, तो लड़ाई बहुत तेजी से बदल रही है साहब। इट डजंट स्टैंड स्टिल। युद्ध की प्रणाली स्थगित नहीं हो सकती, रुक नहीं जाती, जैम नहीं होती। जहां जैम होगी आप पिटोगे विद ओपोनेंट्स हु आर टेक्नोलॉजिकली फास्टर। स्पीड, गति, प्लीज समझिए ये बुढ़ा सैनिक क्या कह रहा है, ओल्ड सोल्जर, कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा से काम नहीं चलेगा साहब। इट विल हैव टू बी मच फास्टर देन दी अदर, फास्टर साइकिल of conception, visualization, introduction than the enemy. Competition में है आप. You are not playing golf against yourself. You are competing with somebody else. हार जीत का मामला है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, लेकिन बंगाल का सवाल भी होगा। अभी जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर था, आपकी किताब है, ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान को बेहिसाब ड्रोन दिए, चीन ने भी उसको सपोर्ट दिया। आप कह रहे हैं कि J-35 की ट्रेनिंग चीन पाकिस्तान के पायलट्स को दे रहा है। J-35 5th जनरेशन का फाइटर विमान है, हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर विमान नहीं है। पाकिस्तान से अगर हमारी लड़ाई होती है, नेवी के लिहाज से हम बहुत ताकतवर हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी, एयरफोर्स चूँकि अब चाइना के साथ वो कोलैबोरेशन में है, टर्की भी उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे लिए पोटेंट थ्रेट हैं, और कभी भी आप कहते हैं कि युद्ध हो सकता है। भारत के लिए जो तुरंत का खतरा होगा और भारत को जिन इश्यूज पर तुरंत काम करना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी के 3, वो क्या कहेंगे? देखिए साहब, जैसे मैंने बताया आपको, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें करना पड़ेगा। जेट इंजन टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द मास्टर करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप सब कुछ अपने देश में बनाएं। बाहर से कुछ की हमको एक भी टका की चीज़ नहीं खरीदनी पड़े, उल्टा हम एक्सपोर्ट करें। हम मीडियम टैंक्स अपने अर्जुन बनाने शुरू कर दिए हैं, मीडियम गने अपनी बना रहे हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका बना रहे हैं जो और देश खरीद रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल अपने बना रहे हैं, खुशाब मिसाइल बनाएंगे अब, जो कि S-400 की बराबरी का मिसाइल होगा, ठीक है। और ये सब हम जो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेंट्री सब हाईटेक हो गया है, अब इन्फेंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक कॉन्टिनेंटल पावर हो, आपको लड़ना है पहाड़ों में, और पहाड़ों में चलता है इन्फेंट्री।
कश्मीर में लड़ना है इन्फेंट्री चाहिए, हिमालय में लड़ना है इन्फेंट्री चाहिए, और कहीं भी लड़ना है, जमीन पकड़नी है, इन्फेंट्री चाहिए। ठीक है, तो यू नीड हाईटेक प्लस मास। मैन पावर को आप एक सोच थी कि काटो यार मैन पावर, ये फालतू भत खा रहे। अबे यार, इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे यंगेस्ट आबादी है। 50% भारतीय 27 वर्ष की आयु के नीचे के। सबसे बड़ी जरूरत उनको नौकरी देने की है, और यहां एक तबका नौकरियां काटो यार, टेक्नोलॉजी लाओ। ये तो ऐसे ही है, चार्ली है, फालतू भत खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं। थूक नहीं लगा रहे, ये लड़के तुमको जमीन जीत के देंगे। तो वो भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, हाईटेक भी चाहिए। और ये जो मैन पावर के चलते पैसे बचाने के लिए हमने जो अग्निवीर किया है साहब, आपने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लिया। आपको इस स्कीम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रिटेंशन जो 25% रखी है 70% करनी पड़ेगी, और जो अवधि 4 साल की है 7 साल की करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमियों को ट्रेन होने में टाइम लगता है। ट्रेन होने के बाद जेल होना पड़ता है, बॉन्डिंग होनी पड़ती है, टीम वर्क, साथ रह के ट्रेन करके आता है। कम से कम 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, नहीं तो ये हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इतनी अच्छी हमारे पास लड़ने का आला था, हर लड़ाई में हमारा उसने साथ दिया। अब आप सिंदूर में नहीं पता चला, क्योंकि केवल आपने एयरफोर्स और ड्रोन से लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हर लड़ाई ऐसी होगी? अगर आपको पीओके जीतना है, गिलगिट बाल्टिस्तान पे कब्जा करना है, तो मैन पावर चाहिए। बलूचिस्तान की मदद करनी है, मैन पावर चाहिए। पाकिस्तान को अपनी चीन से इलाका वापस लेना है, मैन पावर चाहिए। मैन पावर प्लस हाईटेक दोनों चाहिए। खर्चा होता है तो आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा कंजूसी करोगे डिफेंस के मामले में तो वही हुआ था कि ये मुगल जो ये लाल किले और ताजमहल तो बनाते रह गए, ठीक है, इन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी उसमें, तो वहाँ से नादिर शाह आया, पीट दिया। ठीक है साहब, टेक्नोलॉजी यू हैव टू कीप पेस, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द एनिमी, और आप कंजूसी नहीं कर सकते। वेल मोटिवेटेड आर्म्ड फोर्सेस आर अ मस्ट। तो हमारे पास थे वो, हमारे इतने प्रूवन कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े हुए, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े हुए, और अपना आज़ादी के बाद 5 हाई इंटेंसिटी वॉर्स लड़ चुके हैं, एंटी टेररिस्ट, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन लड़ चुके हैं। वी आर अ वेरी कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस। तो ये अगर हम थोड़ी चीज़ों पे तवज्जो दें, देन वी विल बी फ्यूचर रेडी। ये सर आखिरी सवाल मेरा है, जो कभी चुनाव हुए भारत में 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बदलाव आया, तो तमिलनाडु में भी आया, लेकिन पश्चिम बंगाल में 92% वोटिंग हुई, जो रिकॉर्ड रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड यह भी है कि पहली बार बीजेपी आई और 15 साल की ममता सरकार वहाँ से चली गई है। इस नतीजे को आप कैसे देख रहे हैं? इस नतीजे को मैं बांग्लादेश से जोड़ के देखता हूँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मारे, रेप किए, ये किए, वो किए, तो यहाँ की जो बंगाल, वेस्ट बंगाल के हिंदू थे, देख रहे थे कि ये हेल्पलेसनेस। और फिर एक मतलब आप दिखाएं कि आप माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी एक तबके को अनड्यू आप उठाएंगे और बाकियों को दबाएंगे, तो वो तो नहीं चलेगा ना। और फिर दूसरा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, कि भाई जब 3 बार आप राज करें तो फिर आपको परफॉर्मेंस दिखानी होती है ना साहब, कि बस मेरी आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, उससे काम नहीं चलता। ठीक है, कि आपको करके दिखाना होगा, रोजी रोटी देनी होगी। क्यों बंगाल के सारे बच्चों को बाहर आके यहाँ नौकरी करनी पड़ती, बेंगलोर जाना पड़ता है? वहाँ नौकरियाँ क्यों नहीं पैदा हो, वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं आने दे रही? क्योंकि आप अपनी तमाशबीन पॉलिटिक्स के साथ वहाँ से टाटा अपना नैनो का प्लांट लगा रहा था, भगा दिया। और क्या किया वहाँ के लोग? आज ना खेती हो रही है, ना नैनो है। तो लोग इससे आक्रोश में थे, और यू कैन टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। प्रजातंत्र है, यू हैव टू बी अप एंड अलाइव। और मुझे एक किस्म से राहत है कि भाई ये गए,
क्योंकि ये जब बांग्लादेश में इतना गदर हो रहा है तो अपना फेंस जो है हमको देखना पड़ेगा, अपनी बाढ़ के ऊपर अच्छी नज़र रखनी होगी। और ये अगर उसमें अड़चनें डाल रही थी कि बीएसएफ का इतना अधिकार क्षेत्र है और मेरा इतना है और ये है वो है, स्मगलिंग चलेगी, मैं उसमें कुछ नहीं, उल्टा मुंह फेर लूंगी, वो तो बहुत गलत था ना। इन्फिल्ट्रेशन हो तो कोई बात नहीं, मेरे को इलेक्शन में फ़ायदा होगा। यू कांट से दैट, वी कांट हैव फॉरेनर्स कमिंग एंड वोटिंग इन इंडियन इलेक्शन। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे जिससे इनकी सरकार गई एंड इट डिजर्व टू गो। लोकतंत्र में लोगों की उम्मीदों सपनों को पूरा करना उस व्यवस्था का काम होता है जिसको हम सत्ता कहते हैं। आप लोगों से वायदा करके सत्ता में आते हैं, अगर डिलीवरी नहीं होती है तो फिर लोग सत्ता बदल देते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है। जनरल बख्शी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब आपकी फोर्स होती है, आर्म फोर्स, तो वो प्रोफेशनल है, एफिशिएंट है, हाईली मोटिवेटेड है और वो मजबूत बड़ी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और साइंस इन दोनों का साथ ज़रूरी है, लेकिन फ़ौज का मजबूत और बड़ा होना भी उतना ही आवश्यक है। सर, आपने आज समय निकाला और बहुत देर थैंक यू। तक बात की है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।